नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, द्वीप, झील एवं जलप्रपात, जलडमरू मध्य, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध एवं प्रवाल भित्ति के टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इस वीडियो में रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलेगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ एक ही वीडियो में। इस वीडियो की दूसरी खास बात यह है कि इन टॉपिकों से संबंधित प्रश्नों को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को याद करने में बहुत आसानी होगी। लेवल 1 में बहुत ही आसान प्रश्नों को रखा गया है, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको याद होंगे या उनको केवल एक बार पढ़ लेने मात्र से वो याद हो जाएंगे। उनको आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेवल 2 में उन प्रश्नों को रखा गया है जो थोड़े से कठिन हैं। लेवल 3 में उन प्रश्नों को रखा गया है जो काफ़ी जटिल प्रश्न हैं तथा जिनको पढ़ने या याद करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है। प्रत्येक प्रश्न के बाद 3 से 4 सेकंड का गैप दिया गया है। उसके बाद उसका उत्तर बताया गया है, जिससे कि पहले आप स्वयं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और उसके बाद उसका उत्तर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की दिशा अलग अलग होती है और उनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसके कई कारण होते हैं। वो उसके कारण यहाँ दिए हुए हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, पहला कारक है तट की दिशा तथा आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं, अगर कोई महासागरीय धारा आ रही है उसके ठीक अगर कोई सामने महाद्वीप आ जाता है तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीप के तट के समांतर चलने लगती हैं। ठीक सामने अगर कोई महाद्वीप आएगा तो महाद्वीप की जो धाराएं हैं उनमें अवरोध उत्पन्न होगा ही और उनकी दिशा महाद्वीप के किसी एक तट के समांतर हो जाती है। अगला कारक है तलीय आकृतियाँ। महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। महासागर का जो तल होगा वो भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगा। तीसरा है मौसमी परिवर्तन। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। अर्थात यहाँ पे हिंद महासागर में मौसम ज़्यादा प्रभावित करता है महासागरीय धाराओं को। बाकी अन्य महासागरों में भी प्रभावित करता है, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है महासागरीय धाराओं को वो हिंद महासागर में। नेक्स्ट कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अब चूँकि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है इसलिए धाराओं की दिशा भी गोल गोल हो जाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी किसी घूर्णन की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो धाराओं की दिशा होती है ज़्यादातर वो बाईं ओर मुड़ती हैं। अपने जो धाराएं होती हैं बाईं ओर मुड़ते हुए गति करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दाहिनी तरफ मुड़ते हुए उनमें मूवमेंट्स होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। जिस गति से पृथ्वी गति करती है, चूँकि धरती और जो भी ठोस भाग है उसके साथ बिल्कुल जलता है, लेकिन पानी तरल है, इसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जब पृथ्वी आगे निकल जाती है तो जल पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। इस तरह विषुवतीय रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसी कारण धाराओं में जो गति है वो ज़्यादा सबसे प्रभावी कारण यही होता है, पृथ्वी की गति और जल का पीछे छूट जाना। इसी कारण विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है।
लेकिन कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाता है, जिस कारण प्रतिविश्वतीय धारा उत्पन्न होती है। और चूँकि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो कुछ जल तो पृथ्वी के साथ जाएगा ही, और अधिकांश जल पृथ्वी की गति से पीछे छूट जाता है। तो जो जल की मात्रा पृथ्वी की गति के साथ जाता है वो प्रतिविश्वतीय धारा, इक्वेटोरियल काउंटर करंट की उत्पत्ति करता है। अब इस टॉपिक में पहला प्रश्न है, उसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, और चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? इसमें पहला है केवल 1 और 2, ऑप्शन ए है। बी है 1, 2 और 3, और सी है 2, केवल 2, और डी है 2, 3, 4। इसका आंसर बी होगा 1, 2 और 3 कारक। इसको हम देख लेते हैं फिर से। पृथ्वी का आवर्तन, पृथ्वी की जो गति है वो भी प्रभावित करता है। दूसरा है वायुदाब और हवा, हवाएं और वायुदाब भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। तीसरा है महासागरीय जल का घनत्व, कितना घनत्व है, घनत्व बहुत कम होता है जल का ठोस की अपेक्षा, इसलिए जल पीछे रह जाता है, ये भी कारक है। पृथ्वी का परिक्रमण, ये परिक्रमण जो यहाँ पे चौथा कारक दिया हुआ, परिक्रमण का मतलब परिक्रमा करना, और चूँकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमा सूर्य की करती है, तो वो पृथ्वी के ऊपर क्या मूवमेंट्स हो रहा है जल में, उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसलिए चौथा कारण सही नहीं, केवल 3 ही कारण सही होंगे। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। इसमें पहला विकल्प है पृथ्वी का आवर्तन। आवर्तन का तात्पर्य होता है घूर्णन, अर्थात पृथ्वी की घूर्ण गति। पृथ्वी की घूर्ण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। दूसरा विकल्प है वायुदाब और हवा। वायुदाब और हवा भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा विकल्प है महासागरीय जल का घनत्व, और महासागरीय जल का घनत्व भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। चौथा विकल्प है पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण का तात्पर्य परिक्रमा से है, अर्थात पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी का यह गुण महासागरीय धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। सी हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। डी हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसका आंसर बी होगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हमारा प्रश्न कह रहा है हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो बी कारक है। हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन के लिए हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का होना ही उत्तरदायी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरीय धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है, अर्थात हिंद महासागर में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरीय धाराओं के कुछ लक्षण जो उनमें दिशा परिवर्तन होता है, हिंद महासागर में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा चलती है ऑप्शन ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में।
इसका आंसर ए होगा, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन ए कनारीज, बी हमबोल्ट, सी ओयासियो, डी अगुलहास। इसका आंसर डी होगा, अगुलहास। अर्थात अगुलहास धारा शीत महासागरीय धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची ए में 4 विकल्प दिए गए हैं और सूची 2 में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनका हमें मैच कराना है। तो पहले हम सूची 1 में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ए है गल्फ स्ट्रीम, बी है पश्चिमी वायु प्रवाह से, सी है पेरू धारा और डी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये सूची 1 में दिया गया है। और सूची 2 में दिया गया, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है गर्म जल धारा। तो सूची 1 में दिए गए विकल्प का सूची 2 में दिए गए सारे स्टेटमेंट्स हमें मैच कराना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इन्हें अपने माइंड में ही मैच कराइए। 10 सेकेंड बाद हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर ए है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का संबंध गर्म जल धारा से है। पश्चिमी वायु प्रवाह से बी का, इसका संबंध पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा से है। सी है पेरू धारा, इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, इसका संबंध हिंद महासागर से है। अब हम आंसर उसमें पता करते हैं जो कूट दिया गया, इस क्या आंसर हो सकता है। पहले हम इसको सही मिलान करते हैं। ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का संबंध हमने अभी अभी पढ़ा गर्म जल धारा से है। तो ए का चौथा होगा। और इसमें देखते हैं चारों कूट में किस में ए का चौथा दिया गया है। इसमें पहला ही विकल्प है ए में ए का पहला का चौथा दिया गया है। देखिए पहले ही ऑप्शन में ए का चौथा दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे में तो है नहीं, तीसरे में चौथा दिया गया ए का 4 दिया गया है सी में। तो ये भी हो सकता है। अर्थात इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर हमें केवल एक ही स्टेटमेंट पता हो तो इसके आंसर अभी या तो ये होगा या सी। अब हम नेक्स्ट मैचिंग कराते हैं। पश्चिमी वायु प्रवाह से, इसका संबंध पश्चिमी वायु प्रवाह क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा से है। अर्थात बी का 2 होगा। हम नीचे देखते हैं कि किसमें बी का 2 दिया गया। तो बी पहले में ए वाले ऑप्शन में ही बी का दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। तो इस ए की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। अब हम नीचे और देखते हैं, बी में तो 3 दिया गया है। सी देखते हैं, सी में भी 3 दिया गया है और डी में हम दूसरा विकल्प दिया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो पहला है, पहले वाले ऑप्शन में 4 की जगह 1 है, इसलिए डी नहीं हो सकता है। तो अगर हमें कि डी नहीं हो सकता फिर कौन होगा? ए होगा इसका आंसर। अर्थात हमें केवल इन चारों में से केवल 2 का मिलान हम यदि कर लेते हैं तो भी इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। वैसे हम बाकी का भी देख लेते हैं। पेरू धारा का संबंध जो है, पेरू धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा का संबंध हिंद महासागर से है। अर्थात सी का 1 होगा। अब पहले वाले स्टेटमेंट देखिए, सी का 1 दिया गया है यहाँ पे।
तो तीनों विकल्प में भी सही हो जा रहा है। और डी का तीसरा दिया गया, तो डी का भी तीसरा यहाँ पे आ रहा है, अर्थात पहला ऑप्शन ही सही होगा। बाकी और किसी में ये कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है, उसको हम देख सकते हैं ऐसे। इस तरह से फाइनली हमारा जो आंसर होगा ए होगा इसका। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। ऑप्शन ए पोलैंड, बी पुर्तगाल, सी नॉर्वे, डी नाइजीरिया। इसका आंसर सी होगा, नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिम देशांतर के पास से होती है। यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागरीय शीत धारा है। ऑप्शन ए कनारी धारा, बी वेनेजुएला धारा, सी एगुलहास धारा, डी ब्राज़ील धारा। इसका आंसर भी होगा वेनेजुएला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीत जलधारा वेनेजुएला धारा प्रवाहित होती है। यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन ए अगुलहास धारा, बी मोजाम्बिक धारा, सी दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, डी वेनेजुएला धारा। इसका आंसर डी होगा, वेनेजुएला धारा। वेनेजुएला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महासागरीय धारा से 3 से भिन्न है वह है। ऑप्शन ए वेनेजुएला धारा, बी ब्राज़ीलियन, सी दक्षिणी भूमध्यरेखी, डी पेरुवियन। इसका आंसर डी होगा, पेरुवियन। उपर्युक्त पेरुवियन धारा को छोड़कर सभी शेष 3 धाराओं का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर से है, जो एक वृत्त का निर्माण करती है, जबकि शेष पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सारे प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, और डी है अगुलहास धारा हिंद महासागर। इसमें यह देखना कि किसका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ब्राज़ील धारा, ये दिया हुआ है अटलांटिक महासागर, ये भी सही सुमेलित दिया गया है। बी हम्बोल्ट धारा है जो प्रशांत महासागर दिया गया है, जिसका विकल्प ये भी सही है। सी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, यह भी उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित, यह भी विकल्प सही है। और डी ऑप्शन है अगुलहास धारा, इसका संबंध भी हिंद महासागर से है, यह भी विकल्प सही है। अतः सारे विकल्प सही हैं, इसमें सभी विकल्प सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण कन्वर्जेंस, सी जल की लवणता में अंतर, डी विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना। इसका आंसर ए होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाता है, जिस कारण प्रतिविषुवतीय धारा इक्वेटोरियल काउंटर करंट की उत्पत्ति होती है।
निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कनारी, बी क्यूरोशियो, सी कैलिफोर्निया, डी हम्बोल्ट। इसका आंसर ये होगा कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूरोशियो जो जापान में स्थित है गर्म जल धारा है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कैलिफोर्निया ठंडी धारा है, यह उत्तरी महासागर में अवस्थित है। तथा हम्बोल्ट जिसको पेरू धारा भी कहते हैं, यह ठंडी धारा है, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है लवणता। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन ए थर्मोक्लाइन, बी हेक्लोक्लाइन, सी पाइनोक्लाइन और डी केमोक्लाइन। इसका आंसर भी होगा हेक्लोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेक्लोक्लाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए नदियाँ, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी से निःसृत राख। इसका आंसर भी होगा भूमि। सागरीय जल लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट और डी है सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर डी होगा सोडियम क्लोराइड। महासागरों की औसत लवणता 35% है, 35%। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी भूमध्य सागर, डी मृत सागर। इसका आंसर डी होगा मृत सागर, अर्थात मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, बी भूमध्य सागर, सी लाल सागर, डी मृत सागर। इसका आंसर डी होगा, सॉरी इसका आंसर सी होगा लाल सागर। प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई है, अतः सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है, जिसकी लवणता 37 से 41% है, 37 to 41%। उपरोक्त विकल्पों में भूमध्य सागर भी एक सागर है जिसकी लवणता 37 से 39% है, 37 to 39%। मृत सागर की लवणता लाल सागर एवं भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है, यह सागर की श्रेणी में नहीं है। कैस्पियन सागर भी वस्तुतः झील ही है। यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए तब सर्वाधिक लवणीय सागर मृत सागर होगा। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, सी तुर्की, डी भारत। इसका आंसर भी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका की उदाह राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता 220% है, 220%। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।